अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हेन ए न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा रे व्हाट डज नॉट चेंज। जब नाभिकी से बीटा किरण उत्सर्जित होती है तो कौन सा नहीं बदलता, इनमें से क्या नहीं बदलता। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन नंबर्स, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है ये नहीं बदलता। सेकेंड है प्रोटॉन नंबर, सिर्फ प्रोटॉन नंबर नहीं बदलता। सी है न्यूट्रॉन नंबर नहीं बदलता। एंड डी है टोटल चार्ज, दैट इज जो चार्ज होता है उस पर जितना भी, वो नहीं बदलता। तो बीटा रेस के उत्सर्जन से क्या नहीं बदलता। तो बीटा रेस का मतलब क्या है कि बीटा पार्टिकल का इमिशन हो रहा है, और बीटा पार्टिकल के इमिशन से हमें पता है कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में क्या होता है। एटॉमिक मास में नो चेंज, एटॉमिक मास मतलब नो चेंज। लेकिन अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की तो ये -1 से डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज बाय -1, एक घट जाता है। ठीक, तो अगर हम इसके ऑप्शंस में देखें तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज द एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, और इसी में कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए। आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का योग। अब प्रोटॉन की बात करते हैं। देखिए प्रोटॉन नंबर तो बिल्कुल बदलता है। ठीक है, कैसे बदलता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर जब चेंज होता है तो प्रोटॉन नंबर तो चेंज होगा। न्यूट्रॉन नंबर की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन नंबर देखो चेंज तो होता है। ठीक है, कौन सा नहीं बदलता, अगर देखें तो न्यूट्रॉन नंबर भी चेंज एक्चुअली में वैसे नहीं होता, लेकिन अगर हम नो चेंज की बात देखते हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं होता। फिर देखते हैं टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज का तो बीटा रेस में कोई जिक्र नहीं है, टोटल चार्ज पे डिपेंड नहीं करता बीटा रेस पे, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। इनमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है, इनमें से कौन सा एक तत्व नहीं है। डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन, सिलिका। डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन और सिलिका, इन चार में से कौन सा एक तत्व नहीं है। तो इसमें से जो तत्व नहीं है वो है सिलिका। सिलिका जो है वो तत्व नहीं है, बाकी सभी तत्व हैं। डायमंड अगर देखें तो प्योर कार्बन है, तो ये एक एलिमेंट है। ग्रेफाइट की बात करें ये भी कार्बन है, तो ये भी एक एलिमेंट है। ओजोन की बात करें तो ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, लेकिन है तो एलिमेंट ही। ठीक है, O3 होता है इसका सिंबल, तो ये एक एलिमेंट है। लेकिन सिलिका की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो ये जो है ये एक कंपाउंड है, तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है, इट्स अ कंपाउंड। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा डी। अब हम देखते हैं 13th क्वेश्चन। ए वायर ऑफ लेंथ L हैज अ मास यूनिट म्यू पर यूनिट लेंथ. It is used to pull up a body of mass m upward with acceleration alpha. What is the tension at the midpoint of the wire? ये कह रहे हैं कि एक लंबाई L तथा प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान म्यू के तार के द्वारा एक द्रव्यमान m के पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फा से खींचा जा रहा है। तार के मध्य बिंदु पर तनाव क्या होगा। तो एक मान लीजिए एक रस्सी है, रस्सी से कोई मास m लटका हुआ है, और इस m मास के कारण रस्सी में एक तनाव होगा, और इस तनाव के साथ साथ इस तनाव को हमें बताना है, और ये कह रहे हैं कि अल्फा से ये ऊपर जा रहा है। अल्फा एक्सेलेरेशन से पिंड जो है, ये मास जो है, बॉडी जो है वो ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, ये सिस्टम है टोटल। क्वेश्चन तो यही कहता है। अब जो इस लंबाई रस्सी की लंबाई है वो L है, रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी है, L है पूरी की पूरी। ठीक, और इसका प्रति एकांक लंबाई का जो द्रव्यमान है वो म्यू है। तो इतनी सारी चीज़ें उन्होंने दी। अब हमें बताना है तनाव कितना होगा। देखिए यहाँ पर ना टेंशन को बताने के लिए केसेस बनते हैं, 3-4 केसेस हैं, वो सभी बताता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल इसके लिए बता रहा हूँ, मैं सब चीज़ के लिए बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, पहला केस ये है कि अगर हमारे पास मान लीजिए ग्रेविटी जो लगती है वो नीचे की ओर लगती है, जैसे ऑब्जेक्ट लटका हुआ है इसमें भी ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर वेट इसका जो होगा वो नीचे की ओर खींचेगा, और जो एक्सेलेरेशन है वो ऊपर की ओर करेगा, उसके कारण रस्सी में टेंशन आती है। तो अगर ग्रेविटी नीचे की ओर है और जो अल्फा है, एक्सेलेरेशन जो है वो ऊपर की ओर है, वो ऊपर की ओर है, यानी कि जो जी है वो लेस है किससे, अल्फा से, यानी एक्सेलेरेशन से। रस्सी में एक्सेलेरेशन हो रहा है, पिंड में ऊपर की ओर एक्सेलेरेशन हो रहा है, उससे कम है, तब हमारे पास एक इक्वेशन लगती है T माइनस एम जी बराबर एम ए। T माइनस एम जी बराबर एम ए, ये इक्वेशन लगेगी। तो ये केस फर्स्ट के लिए है, जिस केस में जो ग्रेविटी है वो नीचे की ओर और एक्सेलेरेशन उसके अपोजिट ऊपर की ओर। अब केस नंबर 2 आता है कि जब एक्सेलेरेशन भी नीचे की ओर है, ग्रेविटी भी नीचे की ओर है, और एक्सेलेरेशन भी नीचे की ओर है। इस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि जी या तो बराबर है अल्फा के, या फिर जी जो है वो ज़्यादा है अल्फा से। ठीक है, या तो बराबर है या अल्फा से ज़्यादा है। ठीक, दोनों ही केस हो सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो इक्वेशन लगती है वो लगती है एम जी माइनस टी इज इक्वल एम ए, एम जी माइनस टी इज इक्वल एम ए। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लगती है। और तीसरा एक केस है, केस नंबर 3, इफ एक्सेलेरेशन इज 0। अगर एक्सेलेरेशन बिल्कुल 0 है तब हम ये भी कह सकते हैं T माइनस एम जी बराबर 0, T माइनस एम जी बराबर 0, क्योंकि एम ए दैट इज एम अल्फा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो T माइनस एम जी बराबर 0 हो जाएगा, तो T बराबर क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। T बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। ये 3 केसेज होते हैं। अब ये 3 केसेज जो हैं हमारे पास हैं, अब हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसने क्या क्या कहा है। उसने कहा कि एक रस्सी है, मान लो किसी चीज़ से बंधा हुआ है,
ठीक है। नीचे इस पर एक ऑब्जेक्ट है, वो मास m है, ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m है, ठीक। तो इस पर एक वेट तो लगेगा जो नीचे की ओर लगेगा, m इंटू जी, डब्ल्यू बराबर m इंटू जी, इसे फोर्स भी कह सकते हो जो नीचे की ओर लगेगा। टेंशन जो होगा रस्सी में ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है, mg के अपोजिट। और इसमें अगर एक्सेलेरेशन हो रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, तो हमें पता है रस्सी की लंबाई हमें पता है l दी हुई है, और प्रति एकांक रस्सी में जो मास होता है वो भी होता है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर रस्सी का भी मास इंक्लूड है तो नीचे की ओर जो मास होगा, जो वेट होगा, वो रस्सी का इंक्लूड हो जाएगा, यानी W बराबर mg ना रह के W बराबर mg, और जितना भी मास रस्सी का आएगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु यानी बीच के बिंदु पर कुल द्रव्यमान कितना होगा, कुल द्रव्यमान कितना होगा जिसके कारण g लगेगा। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखिए m तो है ही है, m तो जो ऑब्जेक्ट का मास है वो तो है ही, ठीक है, प्लस हो जाएगा L/2 इंटू म्यू। मैंने कहा ना प्रति एकांक लंबाई द्रव्यमान कितना है, म्यू है, और कितनी लंबाई में बताना है, रस्सी की आधी, तो आधी से मल्टीप्लाई कर दी, L/2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ जाएगा m प्लस म्यू L/2 आ जाएगा। इसके अलावा इनकी रीडिंग नहीं दी है तो एच आ गया, यानी ये रस्सी के बीच में जितना मास रस्सी का है टोटल, जितना वर्क करेगा वो आ गया। अब यहाँ से हम लगा सकते हैं T माइनस एम जी बराबर एम ए, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब हमारे पास एक्सेलेरेशन अगर ऊपर की ओर होती है तो इक्वेशन लगती है T माइनस एम जी बराबर एम अल्फा या एम ए। तो T बराबर क्या आ जाएगा, T बराबर आ जाएगा एम अल्फा प्लस एम जी। तो हम यहाँ से भी कह सकते हैं T बराबर m हम कॉमन ले लें तो g प्लस अल्फा भी मैं इसे लिख सकता हूँ। अब m की जो वैल्यू है वो कितनी है, T बराबर m की जो वैल्यू है टोटल है m प्लस म्यू L/2 इंटू जी प्लस अल्फा, और यही हमारा आंसर आएगा क्योंकि कोई वैल्यू दी नहीं रखी है, तो इसलिए यही टेंशन आ जाएगी रस्ते में। तो अब यहाँ से हमें जो आंसर मिलता है वो मिलता है सी आंसर, m प्लस म्यू L/2 इंटू जी प्लस अल्फा। अब यहाँ से आपको दो तीन चीज़ें समझ में आई होगी, कि अगर मास सस्पेंडेड है तो एक तो ऑब्जेक्ट के थ्रू जो टेंशन आएगी वो mg के इक्वल आएगी। अगर कोई एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है तो T बराबर mg हो जाएगा, ठीक है। केस नंबर 3, अगर एक्सेलेरेशन हो रहा है और वो हो रहा है अपोजिट, g के अपोजिट, तब इक्वेशन लगेगी T माइनस एम जी बराबर एम ए। और अगर एक्सेलेरेशन हो रहा है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, ग्रेविटी के साथ, ग्रेविटी के डायरेक्शन में हो रहा है, तब इक्वेशन लगेगी mg माइनस टी बराबर एम ए, mg माइनस टी बराबर एम ए। और अगर रस्सी का भी कुछ द्रव्यमान है तो आप उसको प्रति एकांक लंबाई का जितना द्रव्यमान है उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, जितनी भी लंबाई पे पूछा हुआ है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे। कुल मिला के कहूँ तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्वेश्चन है और याद रखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन टू डायमेंशनल स्पेस अ पार्टिकल A of mass m, mass 2 kilogram, velocity 30 is moving along the line x is equal 5, while the particle B of mass 3 kilogram, velocity minus 20 is moving along the line x is equal minus 3. What is the total angular momentum of the system? ये कहना है एक द्विविमीय आकाश में यानी 2 डायमेंशनल स्पेस में 2 किलोग्राम का एक कण A वेग 3 से रेखा x बराबर 5 पर चल रहा है, तथा कण B जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है वेग रेखा -20 पर चल रहा है, तथा वेग -20 है, रेखा x बराबर -3 पर चल रहा है। निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग कितना होगा। तो सबसे पहले मैं इसे डायग्रामेटिकली थोड़ा समझा देता हूँ। देखिए डायग्रामेटिकली ये है, मान लीजिए मेरे पास एक बेस लाइन है ये, ठीक है, और ये लाइन है मेरे पास, ये मान लीजिए एक क्वेश्चन जो है लाइन जो है वो x बराबर 5 है, और एक लाइन और मैंने बना दी, ये x बराबर -3 के लिए है, x बराबर -3 के लिए। अब इस x बराबर 5 वाली लाइन पे कोई पार्टिकल चल रहा है जिसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 30, वेलोसिटी कितनी है 30, और इस -2 वाली पे जो चल रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो है -2 और 0, ओके, ये 0 है। तो अब इसमें हमें ये बताना है कि जो मोमेंटम होगा वो कहाँ होगा। तो सबसे पहले हम मोमेंटम का फॉर्मूला देखते हैं, P बराबर mv1, P1 बराबर क्या आ जाएगा mv1। तो mv1 का कितना है, जो मास है 2 किलोग्राम वो, और v1 कितनी है, v1 बताओ, वो होगी 3, v1 कितनी होगी 3, तो यहाँ से जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 6। अब दूसरे वाले के लिए अगर मैं निकालूँ तो P बराबर mv2 आ जाएगा। तो m कितना है दूसरे वाले में, m कितना है, मास कितना है, मास है 3 किलोग्राम का पार्टिकल B, तो 3 इंटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है -2, तो आ जाएगा -6। अब ध्यान दीजिए, देखो एक पे तो हमारे यहाँ P आया है +6 और एक पे हमारा P आया है -6। तो ध्यान देना, जो फोर्स लगता है, जो भी कुछ लगता है वो पॉजिटिव के कारण लगेगा, क्योंकि मोमेंटम अगर माइनस में है तो इसका मतलब मोमेंटम काम नहीं करेगा। तो माइनस वाले को नेगलेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम जो उन्होंने पूछा है, एंगुलर मोमेंटम जो उन्होंने पूछा है वो कितना होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर दैट इज रेडियस। P कितना है, P 6 लेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना पॉजिटिव वाला रहते हैं, नेगेटिव वाला छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं
आर जो है वो है x बराबर 5 से लेके x माइनस 3 तक की डिस्टेंस जो आएगी 8 यूनिट। कितनी आएगी? 8 यूनिट आएगी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 6 × 8 बराबर 48 आ गया। तो 48 जो भी इसमें यूनिट आई है 48 यूनिट का एंगुलर मोमेंटम इसमें है। तो इस तरह से निकलता है, तो इसके कारण हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितना एंगुलर मोमेंटम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। If a neutral atom has 2k electrons, 8 l electrons and 6 m electrons, the total number of s electron, p electron, d electron separately in the atom will be। ठीक है ना, एक उदासीन परमाणु जिसमें 2k इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 l इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 m इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उस परमाणु में कुल s, p और d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो बहुत ईजी है। देखिए ये तो होता है न्यूक्लियस। क्या होता है न्यूक्लियस? अब इसके फर्स्ट शेल होती है, सेकेंड होती है, थर्ड होती है, फोर्थ होती है, इस तरह से शेल होती है। तो इसमें सबसे पहले वाले शेल का नाम k होता है, फिर l, फिर m और फिर n। ठीक, अब इसमें इसने बता दिया कि k में है 2 इलेक्ट्रॉन, l में है 8 इलेक्ट्रॉन और m में है सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन। तो SPDF के अकॉर्डिंग कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे s में? तो जो k बराबर 2 है हमें पता है वो केवल 1s2 होता है। अब l बराबर जो 8 है वो कितना होता है? वो होता है 2s2 एंड 2p6 तक, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है सारे आ गए। और अगर मैं m की बात करूं तो m वाले में शुरू होगा 3s2 3p4 से, ये होगा। तो यहाँ पर हमें अलग अलग बताना है कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, किसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, ये हमें अलग अलग बताना है। तब हम निकाल सकते हैं S वालों को एक जगह कर लो, P वालों को एक जगह और D वालों को एक जगह। तो S में अगर मैं देखूँ तो सभी में है, तो S में 6 इलेक्ट्रॉन है। P वालों की अगर मैं बात करूँ तो 10 इलेक्ट्रॉन है, और अगर मैं D की बात करूँ तो D में कुछ नहीं आया, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है। तो कुल मिला के KLMN से हम जो कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं उसके थ्रू हम ये निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था और इसका आंसर है C 6 10 एंड 0। आंसर नंबर क्या है इसका? आंसर नंबर है C 6 10 एंड 0, क्योंकि डी ब्लॉक में कोई एलिमेंट्स नहीं गया। चलते क्वेश्चन नंबर 16 पर। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। ये कह रहे हैं वो टेम्परेचर जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, हिमांक, क्रांतिक ताप और क्वथनांक। इन चारों में से क्या कहते हैं? तो देखिए इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी द्रव का जो वाष्प दाब है वो उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, यानी वो पूरी तरह से उबल जाता है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट की यही डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दिस इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। The electronegativity of the atom would increase with the increase in dash character of its hybrid orbital। परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है इसके संकर कक्षकों के डैश गुण बढ़ने के साथ। तो ध्यान देना इसमें आएगा S ब्लॉक। S ब्लॉक के अगर गुण बढ़ेंगे, S गुण अगर इसमें बढ़ेंगे तो इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वो बढ़ जाती है, यानी जिसमें जितने ज़्यादा S के इलेक्ट्रॉन होंगे, S ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। When a PN junction is reverse bias its depletion region। ये कह रहे हैं अगर PN जंक्शन को, PN संधि को पश्च दिशिक बायास दिया जाता है या उत्क्रम बायास दिया जाता है तो अवशय छेद क्या हो जाता है? बिकम्स वाइडर, चौड़ा हो जाता है, बिकम्स नैरोअर, पतला हो जाता है, डिसअपियर, दिखना बंद हो जाता है, लुप्त हो जाता है, एंड डी डज नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं PN दिखता कैसा है। तो भैया ये दिखता है PN, इसमें एक साइड बैटरी लगा दी, की लगा दी, बाकी कुछ नहीं लगाया। ठीक है, ये हमारा P पार्ट है, ये हमारा N पार्ट है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो बीच का पार्ट है ना, ये जो मैंने छोड़ा ये और चौड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये कम हो जाएगा जब हमने इसमें क्या दिया हुआ है? रिवर्स बायस दिया हुआ है। अब रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो मैंने डायग्राम बनाया इसमें P पॉजिटिव और N नेगेटिव की तरफ होता है, P पॉजिटिव और N नेगेटिव की तरफ होता है। लेकिन जब हम इसे क्या बनाते हैं, जब हम इसे डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है, तो इसका उल्टा बनाते हैं, पश्च दिशिक में हम इसका उल्टा बनाते हैं। तो जब हमने उल्टा बनाया, ठीक है, तो इसमें N जो P है वो तो इधर ही रहा, N इधर ही रहा, और जो सेल है वो क्या हो गई? रिवर्स हो गई। अब जो नेगेटिव साइड है वो किस साइड आ रही है? प्रोटॉन P वाली साइड आ रही है, पॉजिटिव की साइड आ रही है, नेगेटिव की साइड पॉजिटिव की साइड आ रही है, और N की साइड जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, यानी बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे। यानी कि जो इसके होल्स होते हैं, जो इसके होल्स होते हैं P में क्या होते हैं? होल्स ज़्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उल्टे भागने शुरू करेंगे क्योंकि वो अट्रैक्ट होंगे नेगेटिव चार्ज से। तो जब ये जो है
नेगेटिव जो पॉजिटिव वाले होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी कहाँ जाएंगे, वो भी पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ये भी चीज़ चलेगी। तो इन दोनों के कारण जो बीच का गैप है, बीच का जो डिप्लीशन रीजन है वो चौड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, क्योंकि उसको ज़्यादा जगह मिल जाएगी। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है ए, अधिक चौड़ा हो जाता है, बिकम्स वाइडर। ओके, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ए, बिकम वाइडर। चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, आउट ऑफ विच फॉलोइंग सेट ऑफ द कंपाउंड्स विच सेट हैज बॉन्ड ऑर्डर +1, इनमें से किस यौगिक के समुच्चय के लिए या सेट के लिए कौन से का आवंत क्रम बॉन्ड ऑर्डर +1 है, इन सब में बताना है। तो आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता चुका हूँ कि अगर किसी चीज़ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल निकाले बिना, टोटल जितने भी हैं सब गिन दो, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसका कितना होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 होता है। अब हम इस पर जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 से घटेगा, 14 पर फिक्स होता है, उसके बाद घटेगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए 13 पे आ गया 2.5, 12 पे आ गया 2, अगर मैं 11 कर दूँ तो कितना आ जाएगा 1.5, और 10 कर दूँ तो रह जाएगा 1। इसी तरह से घटता जाएगा 0.5 एक इलेक्ट्रॉन भरने के साथ, और इसी तरह से आगे घटेगा 15 इलेक्ट्रॉन पे। 2.5 16 के लिए 2 होता है, 17 के लिए 1.5 होता है, और 18 के लिए 1 होता है, ठीक। तो ये चीज़ है। अब इतना आप याद रखना, इसमें 14 बराबर 3 को याद रखना कि जो 14 होता है वो 3 वाला होता है। 14 जो एटॉमिक मतलब बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर 3 के होते हैं। ओके, चलते हैं फिर अब हम क्वेश्चन पे। इनमें से किसका +1 का बॉन्ड ऑर्डर है, हमें ये बताना है +1 का किसका है। तो +1 के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा F2 में कितने इलेक्ट्रॉन है, F2 में है 19, F2 में कितने हैं, 9 18 इलेक्ट्रॉन है। और O2 2 नेगेटिव की अगर बात करूँ तो 16 तो इसके पास है, और 2 नेगेटिव, दैट इज इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन है। तो 18 इलेक्ट्रॉन की अगर मैं देखूँ तो ये +1 का ही इस पर आएगा, +1 कह दो या 1 कह दो, तो हमारा आंसर जो आ गया वो आ गया ए। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया ए, ठीक है। ये तो ये हो गया। अब बाकी के अगर आप निकालना चाहे तो बाकी के भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन में N2 एंड CO है, तो मैं इनके भी बता देता हूं। देखो N2 जो होता है, एक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से में 14 होते हैं, तो N2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 3। और अगर मैं CO की बात करूँ तो CO में कितने होते हैं, 6, ऑप्शन में 8, ये भी 14 होते हैं, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। तो दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, लेकिन +1 नहीं है, उसने स्पेसिफाई किया था +1 होना चाहिए, इसलिए वो पहले वाले का था। तो इनमें बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों में 3 आ रहा है। तो अगली बार के लिए याद रख सकते हैं कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। F2 बराबर कितना होते हैं, F2 बराबर होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स, F2 बराबर कितना होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। और NO पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो Ne के होते हैं 7, ऑक्सीजन के होते हैं 8, और एक पॉजिटिव मतलब, एक पॉजिटिव का मतलब है -1 लॉस भी कर दिया, तो ये बच गए 14, और 14 का भी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है, वो भी 3 है। तो F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, F2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और इसका 3 है, तो ये भी मैचिंग नहीं करता +1 से। अब अगला है O2 नेगेटिव। O2 नेगेटिव का मतलब 16 और 2 नेगेटिव का चार्ज है, तो इसने 2 गेन किए हैं, तो 18 हो गए। 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। और N2 की अगर मैं बात करूँ तो 7 14 होगा, 14 के लिए भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। तो इनमें मोस्टली जिसका सेम है वो सबका सेम ही है, बस फर्स्ट वालों का +1 है जो कि उसने पूछा हुआ था। तो अगली बार आपके एग्जाम में इन सबके बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड ऑर्डर पूछा जा सकता है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर ये पूछ लेंगे किसका एक जैसा है, जैसा इसमें पूछा था, या कोई भी नंबर दे देंगे, +1 +2 2.5 3, तो कंपाउंड भी दे देंगे, तो आपको बताना होगा। चलते हैं अगले। क्वेश्चन नंबर 20 पर, ठीक है। 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ट्राईहाइड हैज द मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी, इसमें से किस ट्राईहाइड में सबसे ज़्यादा उसमें स्थायित्व है। देखिए इसमें स्थायित्व की अगर बात करें तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, PS3 फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड, AsH3 आर्सेनिक ट्राईहाइड्राइड, NH3 अमोनिया, और SbH3 दैट इज एंटीमनी ट्राईहाइड्राइड। तो इसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उसमें स्थायित्व रखता है, जिसका साइज सबसे छोटा होता है, दैट इज NH3। NH3 का जो साइज है वो सबसे छोटा है, इसलिए सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल है, सबसे ज़्यादा थर्मल स्टेबल है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन हो गए। अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, हु पोस्टुलेटेड दैट द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड। ये कहते हैं किसने अभिग्रहित किया कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है। अब देखिए संवेग होता है मोमेंटम P = m × v, ठीक है, और m किसका है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
तो पीई जो होगा वो होगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये कहना है ये जो पॉइंट दिया ये किसने दिया, इसके बारे में किसने बताया, तो इसके बारे में जो बताया था, ये तो याद करने वाला पॉइंट है, ये बताया था नील्स बोहर ने, और यहाँ पर इनका पूरा नाम दिया हुआ है नील हेनरिक डेविड बोहर, नील हेनरिक डेविड बोहर ने। तो ये जो पॉइंट है ना, दैट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज ऑफ एन एटम इज क्वांटाइज्ड, ये आप याद रखिएगा, ये नील बोहर ने दिया। तो बी ऑप्शन हमारा इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन। जनरली इसमें जो सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होता है वो होता है जैसे श्रोडिंगर ने या फिर डी ब्रॉगली ने क्या दिया। तो श्रोडिंगर ने जो दिया था वो ये दिया था ऑर्बिटल थ्योरी, ऑर्बिटल थ्योरी दी थी। जो श्रोडिंगर है, श्रोडिंगर ने क्या दी थी, ऑर्बिटल थ्योरी दी थी, आप इसको ध्यान रखिएगा। श्रोडिंगर ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो होते हैं वो एक ऑर्बिटल्स में होते हैं और उसके अकॉर्डिंग घूमते हैं, और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, वो सर्कुलर भी हो सकते हैं, मतलब कि एक तरह से स्फेरिकल भी हो सकते हैं और डम्बल शेप के भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब ऑर्बिटल को ये भी कह सकते हो आप दैट द फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। ऑर्बिटल वो एक जगह है एटम के चारों ओर, मतलब एटम के अंदर कोई ऐसी जगह है ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसे ऑर्बिटल कहते हैं। तो ये ऑर्बिटल थ्योरी दी थी श्रोडिंगर ने, और डी ब्रॉगली ने दी थी, डी ब्रॉगली ने दिया था कौन सा जो वेवलेंथ वाला कंसेप्ट है वो दिया था। तो इस तरह से इसका जो आंसर है फिलहाल इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये दिया था नील बोहर ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 22 पर। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस इज मेंटेन एट 327 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द पावर रेडिएटेड। तो यहाँ पे हमें पावर रेडिएटेड बतानी है। पावर रेडिएटेड मतलब कि कितनी पावर उससे निकली है। एक बॉडी है ब्लैक बॉडी, आदर्श एक तरह से हम इसे गोलीय कृष्णिका कहते हैं। ठीक है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है जिसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, और इससे कितनी जो पावर है वो रेडिएट होती है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है पावर रेडिएट का, पहले वो बता देता हूँ। पावर रेडिएशन का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल सिग्मा ए टी की पावर 4, सिग्मा ए टी की पावर 4 होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अब यहाँ से देखते हैं इसमें सिग्मा कितना दिया हुआ है। सिग्मा जो दिया हुआ है वो कितना है, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4, ये दिया हुआ है। सिग्मा की वैल्यू इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है ए क्या होता है, ए होता है एरिया। अब एरिया क्या होता है, क्योंकि स्फेरिकल ब्लैक बॉडी उन्होंने कही कि स्फेरिकल है, तो हम स्फेयर का ही इसमें एरिया का फॉर्मूला रखेंगे। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 4πr स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एरिया निकाल रहे हैं, वॉल्यूम नहीं निकाल रहे, 4/3πr क्यूब नहीं रखेंगे, 4πr स्क्वायर रखेंगे, 4πr स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है 4 × 22/7 इंटू आर जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, क्योंकि हमें तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, तो इसे रखेंगे 0.1। तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 4 × 22/7 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो यहाँ से कैलकुलेट करके आपको जो एरिया आएगा वो आएगा 0.1257 मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा 0.1257 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया आ गया, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है 327 डिग्री सेंटीग्रेड, 327 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में है और हमें किस में लेना होता है, कैल्विन में लेना होता है। ये होता है 327 डिग्री सेल्सियस जो दिया हुआ है, और इसे हम केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 को इसको में प्लस कर देते हैं, तब ये किस में हो जाएगा, ये केल्विन में हो जाएगा। तो हमारे पास जो टेम्परेचर जाता है वो कितना आता है, इसमें हमारे पास अब टेम्परेचर इसको जोड़ के आ जाएगा 600 केल्विन। कितना आ गया 600 केल्विन। तो ऑलमोस्ट तीनों चीजें हमें मिल गई, टेम्परेचर मिल गया, एरिया मिल गया, और सिग्मा इन्होंने पहले दिया हुआ है। तो अब हम रखेंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग E इज इक्वल होता है सिग्मा ए टी की पावर 4। तो यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, और एरिया कितना है 0.1257 और टी की पावर 4 दैट इज 600 टू द पावर 4। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। तो ठीक है, इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 923 वाट। ठीक है, ये पॉइंट पे कुछ आएगा 923.6 के करीब आएगा, 923.7 वाट ये आएगा इसका आंसर। तो हमारा जो अगर आंसर देखा जाए तो इसमें सी आएगा 923 वाट। तो इस तरह के देखिए ये क्वेश्चन भी इन्होंने दिया हुआ है फिजिक्स का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये पावर रेडिएटेड से है, यानी अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह से तो एटम वाले चैप्टर से ही है कुछ। ठीक है, तो उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द एल्कोहली मेटल इन द हाइड्रस लिक्विड अमोनिया इज, ये कह रहे हैं जो एल्कोहली मेटल्स होते हैं उनका जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया में वो कैसा होता है, मतलब उसका नेचर बताना है, मैग्नेटिक नेचर बताना है। डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, फेरोमैग्नेटिक होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक होता है।
सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तनु विलयन कैसे होते हैं? प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और प्रतिलोह चुंबकीय। तो ये हमें इसमें बताना है। अब पहली बात करते हैं कि एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया में अगर कोई मेटल होगा, एल्कोली मेटल, तो वो क्या देगा? ठीक है, तो एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया में अगर कोई मेटल रिएक्ट करेगा तो देखिए वो क्या बनाता है, कैटायन बनाता है और एक एनायन बनाता है। तो कैटायन बनता है MnS3X, ठीक है, ये इसका कैटायन बनता है, एक कॉम्प्लेक्स टाइप का कैटायन बनता है। और साथ में इसमें एक और चीज बनती है जिसे हम कहते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है, एक कंपाउंड बनता है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का कंपाउंड, एक ये बनता है। तो दो चीज बनती है, एक मेटल के साथ अमोनिया जुड़ जाता है, अमोनिएटेड मेटल बनता है, ठीक है, और एक बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ये बनता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहे हैं ये सॉल्यूशन कैसा है, तो ये वाला जो है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, आप देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन वैलेंस है, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। एक बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं कि अमोनिएटेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसकी क्या खास बात है। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन, एब्जॉर्ब एनर्जी इन विजिबल रीजन। विजिबल रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी कि दृश्य जो क्षेत्र है उसमें जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है फिर, इट गिव कलर्स और इम्पार्ट कलर टू द सॉल्यूशन, इम्पार्ट कलर टू द सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन जो होगा, जिस भी मेटल का होगा, उसको कलर इंपार्ट करता है। तो यानी कि एक दो चीजें इसमें एक साथ आ गई। एक तो जो लिक्विड अमोनिया के साथ एल्कोहल का सॉल्यूशन बना है उसका नेचर कैसा है, मैग्नेटिक नेचर कैसा है, ठीक है, तो वो आ गया पैरामैग्नेटिक। और साथ साथ जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसमें बाय प्रोडक्ट के रूप में बनता है उसकी क्या खास बात है, उसकी खास बात यह है कि वो इस सॉल्यूशन को कलर प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जनरली ये जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। ओके, तो ब्लू कलर के कॉम्प्लीमेंट्री कलर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके ये ब्लू कलर इंपार्ट करता है। तो ये दो चीजें एक साथ इसमें पता होनी चाहिए। तो मैंने कहा था ना कि मैं कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, साथ साथ ये बताऊंगा कि एक्चुअली में और क्या क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं। तो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्वेश्चन इस पे नेक्स्ट टाइम आपका बन सकता है जो अपकमिंग पेपर होगा उसमें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। विच अमंग द ऑक्साइड ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट लिस्टेड बिलो इज नॉट कलर्ड। ये कह रहे हैं नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्वों के ऑक्साइड में से कौन सा रंग विहीन होता है, यानी कि कलरलेस जो है इनमें से कौन सा है, हमें बताना है कि कौन सा कलरलेस है या नॉट कलर, कलर नहीं है, ठीक है, तो ये बताना है। अब चार हमारे पास है TiO2, Cr2O3, MnO2 और Fe3O3, Fe2O3, ये हमारे पास है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें जो होगा, इसमें जो बेस्ट पॉसिबल है, जो कलरलेस होना चाहिए वो TiO2 होना चाहिए, TiO2 होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बना के दिखाता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3d2, ये होता है, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 22 है। Ti का जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वो 22 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बना दिया, ये बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दो ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं। अब दो ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं तो दो ऑक्सीजन ने, जाहिर सी बात है, इसमें से क्या किया होगा, इसमें से हाँ 4s2 भी होता है। तो इसमें हम अगर बात करें तो Ti के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो ये क्या करता है, जो O2 है, दो ऑक्सीजन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन आराम से दे देता है और ये आपस में TiO2 बना लेते हैं। तो इसने तो अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, किसको दे दिए, दो ऑक्सीजन को दे दिए। तो दो ऑक्सीजन ने 4 ऑक्सीजन लिए, यानी कि सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि दोनों ने दो दो इलेक्ट्रॉन लिए, ठीक है। यहाँ तक तो बात खत्म हो गई। अब डी के पास कितने बचे, 3d 0, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, ठीक है। सो नो डी इलेक्ट्रॉन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ TiO2। तो TiO2 बनने के बाद इसमें कोई भी डी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, सो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, सो डी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस कलरलेस। और इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होता है, ये कलरलेस होता है। ध्यान दीजिएगा, अब जो कलर होता है ना, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उसमें कलर की अगर बात करें, अगर उसमें कोई भी डी ट्रांजिशन हो सकता है। डी ट्रांजिशन क्या होता है, इसको समझिए। देखिए, जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है, हम ये मानते हैं कि उसमें जो डी सबशेल होती है उसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये 5 ऑर्बिटल्स अब जो भी बाहर से कुछ आता है उसमें 2 पार्ट में टूट जाते हैं। तो एक में 2 जाते हैं और एक में जाते हैं 3। जो लोअर एनर्जी के होते हैं वो नीचे की ओर शो करते हैं, उन्हें बोलते हैं T2G, और जो हायर एनर्जी के होते हैं उन्हें बोलते हैं EG, ठीक। अब अगर डी ब्लॉक में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो वो सबसे पहले हम लोअर एनर्जी में दिखाएंगे और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते वो हायर में चला जाता है, यानी ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जाहिर सी बात है, अगर लोअर से हायर में जाएगा तो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करना पड़ेगा, ये तो कंडीशन केमिस्ट्री में चलती आ रही है। तो जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जो विजिबल रीजन में एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ये, तो क्या होता है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई वो तो हो गई, वो तो खत्म हो गई, ठीक। उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो ही हमें दिखता है, जिसके कारण जो
एक तरह से डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कलर कंपाउंड्स बनाते हैं, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ठीक। लेकिन जिसमें डी ब्लॉक में एलिमेंट ही नहीं है, डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है, जिसमें डी ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जिस एलिमेंट में, तो वो कहाँ से कलर बनाएगा, वो तो बनाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो जिसमें डी डी ट्रांजिशन हो सकता है केवल वही कलर्ड होते हैं, जिनमें डी डी ट्रांजिशन नहीं हो सकता वो कलर नहीं होते। तो हम ये भी कह सकते हैं जो डी ब्लॉक का कंसेप्ट आप ये याद रखिएगा, जो डी ब्लॉक का कलर कॉम्बिनेशन है, कलर की जो थ्योरी है, कलर बनाने का जो काम है वो डी डी ट्रांजिशन के थ्रू होता है, जो अभी मैंने बताया किसके कारण होता है, डी डी ट्रांजिशन के कारण होता है, ये आप याद रखिएगा। और जिसमें डी ब्लॉक या तो पूरा फील्ड है, ठीक है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो सभी कलरलेस होते हैं, ठीक। तो अब आप अपने पास ये नोट कीजिएगा कौन कौन से ऐसे कंपाउंड है जो कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो TiO2 तो हमारे पास आया तो हमने सिंपल से देख लिया, तो बहुत इजी कंपाउंड है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इसके अलावा टिपिकल हैं लेकिन वो फिर भी कलरलेस होते हैं। तो मैंने बताया ना, दो कंडीशन है, या तो जो डी ब्लॉक होगा वो पूरा फिल होगा तब कलरलेस होगा, या फिर डी ब्लॉक में कोई इलेक्ट्रॉन ना हो तब फिल होगा, ठीक है। तो कंप्लीट फिल या फिर अनफिल्ड, दोनों केस में वो कलरलेस होगा। अब चलते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। विच एलिमेंट वाज assigned group 3A in the Mendeleev periodic table but it is a member of group 13 in the 18 group modern periodic table। कौन सा ऐसा तत्व है जिसे मेंडलीव की आवर्त सारणी में तो समूह 3A में रखा गया, परंतु 18 समूह आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 13 के सदस्य के रूप में स्थान मिला। यानी इन्होंने सिंपल सा पूछा है कि ऐसा कौन सा है जो, अगर हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में देख रहे थे उसे, तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में तो वो था थर्ड ए में था, ठीक है। अब जो हमारे पास 18 ग्रुप वाली आ गई, तो 18 ग्रुप की जो आ गई, या फिर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल आ गई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आ गई, उसमें ये 13th ग्रुप में है। कौन सा है, मैं 13 ग्रुप में, तो इसमें से बताना है कौन सा है। तो एक तरह से अगर मैं देखूं तो इतनी ज़्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें से हमें ये देखना है इनमें 13 ग्रुप में कौन सा है, इनमें से कौन सा 13th ग्रुप में है। अगर एक से ज़्यादा आते हैं तब तो शायद हमारे लिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन अगर एक से ज़्यादा नहीं है तब तो बहुत ईजी है। अगर हम बात करें CO की, तो ये 13 ग्रुप का नहीं है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का वर्डिंग है 12th ग्रुप में है। इसमें 12th ग्रुप में, 12th में नहीं 11th ग्रुप में आएगा ये कौन से ग्रुप में, 11th ग्रुप में, ठीक है। Al की बात करूं तो ये 13th ग्रुप में है, जिंक की बात करूं तो ये 12th ग्रुप में है, और अगर मैं टिन की बात करूं, ठीक है, 14th ग्रुप में है। तो केवल इसमें 13 ग्रुप में केवल एक ही है, एल्यूमिनियम, ठीक है। और यही जो था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में 3rd A में था, लेकिन जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो 13th ग्रुप में चला गया। हाँ, अब बात करते हैं कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल किस बेस पे थी। मेंडलीव्स की अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो किस बेस पे थी, एटॉमिक मास के बेस पे थी, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर के बेस पे थी। और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के बेस पे है, जिसके कारण काफ़ी सारे एलिमेंट जो हैं वो इधर उधर हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 पर। एक कैलोरीमीटर ऑफ थर्मल कैपेसिटी 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड कंटेन्स 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। If the 10 gram of ice at 0 degree Celsius is dropped into the calorimeter, what will be the final temperature? Latent heat of ice is 80 कैलोरी पर ग्राम। ये कह रहे हैं ऊष्मधारिता 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड के कैलोरी मापी में 25 ग्राम ताप का 10 ग्राम जल भरा हुआ है। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ का टुकड़ा उसमें डाल दिया जाए तो अंतिम तापमान क्या होगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको कैलोरीमेट्री का सिद्धांत पता होना चाहिए। तो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत एक सिंपल सा है, दैट हीट गेन इज इक्वल हीट लॉस। तो मैं आपको बताता हूं, पहले तो आप यही लिख लो, कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री। कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, हीट गेन विल बी इक्वल टू हीट लॉस। ये इसका कंसेप्ट है कि जितनी हीट इसने ली उतनी ही हीट ये लॉस करता है, ठीक है। तो यानी सिस्टम की जो टोटल हीट है वो इक्वल होती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कैलोरीमेट्री जो है वो भी एक पर्टिकुलर 5 केल्विन है, ठीक है। उसका जो थर्मल कैपेसिटी है वो कितनी है, 5 कैलोरी पर डिग्री है। और 10 ग्राम का जल, 10 ग्राम जल भरा हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस पे। एक तो बात ये हो गई। अब आइस उसमें मिला दी 0 डिग्री सेल्सियस वाली 10 ग्राम आइस, तो ये कह रहे हैं अब फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तो यहाँ एक तरफ से तो क्या होगा कि कैलोरीमेट्री एनर्जी को लॉस करेगी और दूसरी तरफ से एनर्जी को गेन करेगी, ठीक है। तो हमें वो टोटल निकालना है, बस हमें ये देखना है कि इसको बराबर करके कितना फाइनल टेम्परेचर आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, इसमें एक एक चीज को करके चलेंगे। हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस। आइस को पिघलाने के लिए कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। मैंने कल भी फॉर्मूला बताया था, आज फिर से बता देता हूँ। जो फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे लगेगा m और इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जितनी उसकी लेटेंट हीट है वो, और जितना उसका मास दिया हुआ है वो। सिंपल, हीट रिक्वायर्ड उतनी होगी जितनी की उसके पर मतलब लेटेंट हीट उसमें लगती है वो, और जितना उसका मास दिया हुआ है वो। तो इन्होंने कहा 80 कैलोरी पर ग्राम है। जब 80 कैलोरी पर ग्राम है तो 10 गुना 80 हो जाएगा।
तो 10 गुना 80 कितना हो गया 800, तो ये कितनी आ गई 800 किलोग्राम, 800 कैलोरी, 800 कैलोरी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ये तो वो हीट है जो आइस को मेल्ट करने के लिए जरूरी है। ठीक, अब हम बात करते हैं हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ आइस टू द फाइनल टेम्परेचर। अभी तो केवल जो बर्फ है वो पिघली है, इतनी हीट तो उसे पिघलाने में लगी है, यानी कि अभी तक जो वो है उसको टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ये तो बस उसने क्या करा, उसकी स्टेट चेंज कर दी, आइस से लिक्विड में आ गई, बस ये समझिए, आइस से लिक्विड में आ गई। 80 कैलोरी उसे चाहिए आइस से लिक्विड में बदलने के लिए, उसके अलावा नहीं है। अब उसका टेम्परेचर में क्या है, क्योंकि जब हीट जो आइस है जब हीट को गेन करेगी तो उसका टेम्परेचर तभी बढ़ेगा, तो कितनी हीट उसे फाइनल टेम्परेचर तक लाने में चाहिए, अब हम वो निकालते हैं। और उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, उसके लिए फॉर्मूला मैंने कल भी बताया था, वो लगता है m इंटू एस इंटू डेल टी। ठीक है, और m कितना है आइस का 10 ग्राम है। ठीक है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है बताओ, आइस जो है वो पानी है, तो इसकी जो वो होती है हीट कैपेसिटी वो होती है 1, और टेम्परेचर कितना है, देखिए उसने कहा फाइनल टेम्परेचर, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, तो T माइनस 0 ये हो गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये सिंपल सिंपल सा 10T का आ गया, 10T। ओके, तो यहाँ से 10T आ गया, एक क्वेश्चन हो गए 2। तो दो चीज हमें मिल गई कि एक तो आइस को पिघलाने के लिए कितनी हीट चाहिए, पहले तो वो पिघल गई 0 डिग्री सेल्सियस पे, आइस जो है वाटर में बदल गई पहले वाली इक्वेशन से। दूसरे वाली इक्वेशन में हमें पता लग गया कि 10T का जो हमें एनर्जी चाहिए 10 गुना टेम्परेचर चाहिए, 10 गुना फाइनल टेम्परेचर चाहिए उसको वहां तक लाने के लिए, फाइनल टेम्परेचर तक लाने के लिए। इतना हो गया। अभी तो आइस ने हीट गेन करी है, अब हम देखेंगे वाटर कितनी हीट को लॉस करेगा, क्योंकि भाई बर्फ के साथ उसका कांटेक्ट हो रहा है, तो कितनी हीट को लॉस करेगा, तो हीट लॉस्ट बाय वाटर, हीट लॉस्ट बाय वाटर। अब चाहे वाटर हीट लॉस्ट कर रहा हो या गेन कर रहा हो, निकलेगा तो एक ही फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब की बार फॉर्मूला वही लगेगा, E इज इक्वल m इंटू एस इंटू डेल टी, और m किसका है यहाँ पे वाटर का, तो वाटर भी 10 ग्राम था, तो 10, हीट कैपेसिटी कितनी होती है 1 होती है वाटर की, और डेल्टा टी कितना है, देखो अब डेल्टा टी जो होगा, इसने दिया था कि 25 उसका अपना है और टी तक जाना है। ठीक है, तो 25 माइनस टी आएगा, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर होगा फाइनल टेम्परेचर हो सकता है 25 से कम आए, तो 25 माइनस टी हो गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। ठीक है, दैट 10 इंटू 25 माइनस टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये हीट किसने लॉस की, ये हीट लॉस की वाटर ने। लेकिन अभी एक चीज और बची है, हीट लॉस बाय कैलोरीमीटर, क्योंकि कैलोरीमीटर खुद से भी कहाँ है, खुद से भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एस्टेब्लिश है, तो कितनी हीट उसने लॉस की। अब देखिए कैलोरीमीटर का कोई मास तो होता नहीं, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा S इंटू डेल्टा टी, S इंटू डेल्टा टी, क्योंकि मास उसका है नहीं, तो उसकी जो कैपेसिटी उन्होंने दी थी वो 5 थी, तो 5 इंटू डेल्टा टी कितना है 25 माइनस टी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा 125 माइनस 5T। तो अब हमारे पास 4 इक्वेशन आई है, 1 2 3 4 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब हम इन इक्वेशन का यूज करके कैलोरीमेट्री के कंसेप्ट के थ्रू हम इसको निकालेंगे। तो कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट क्या कहता है, हीट लॉस इज इक्वल हीट गेन, ये कहता है, या फिर हीट गेन बराबर हीट लॉस। तो कितनी हीट लॉस हुई कितनी गेन हुई वो सब जोड़ दो, यानी कि 1 + 2 इज इक्वल 3 + 4, सबने कितनी गेन की सबने कितनी लॉस की वो सब जोड़ दो। तो 1 + 2 का मतलब क्या था हमारे पास 10 इंटू 80 जो आइस को पिघलाने में लगी थी, प्लस कर दो इसमें जितनी आइस का टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर तक लाने में लगी थी वो थी 10 इंटू टी माइनस 0। ठीक है, या फिर 10T ही थी ये, और बराबर हो जाएगा किसके 10 इंटू 25 माइनस टी, एक तो ये थी, और प्लस हो जाएगा जो कैलोरीमेट्री वाली थी वो कितनी थी 5 इंटू 25 माइनस टी, एक ये थी। तो इन सबको सॉल्व करो, 800 प्लस 10T इक्वल 250 माइनस 10T प्लस 125 माइनस 5T। इन सबको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा, देखिए 10T से मुझे लगता है 10T जो है ये कैंसिल नहीं होगा, ये तो जुड़ जाएगा खैर। तो अब इनको सॉल्व करना है हमें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 800 माइनस 375 इज इक्वल 15T माइनस 10T, ये आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 425, और इधर कितना आ जाएगा माइनस 25T। तो T इज इक्वल क्या आ गया, T इज इक्वल हो गया माइनस 425 डिवाइडेड बाई 25, दैट विल बी माइनस 19 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ एक चीज आई, हमारा जो टेम्परेचर आया माइनस 19 डिग्री सेल्सियस है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। भाई एक बात तो बताओ, जो बर्फ दी थी और पानी क्योंकि गर्म था तो बर्फ में भी तो पिघल जाएगी, तो टेम्परेचर तो 0 से नीचे जाने का ही नहीं। सो तो T इज इक्वल माइनस 19 डिग्री सेल्सियस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। अगर हमने 0 डिग्री की बर्फ डाली है तो माइनस 19, और क्योंकि पानी भी बहुत ज्यादा गर्म था 25 डिग्री सेल्सियस पे था, तो माइनस 19 तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बर्फ पिघल जाएगी, तो उससे नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है, सो दो टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर हमारा क्या आ सकता है, सो द फाइनल टेम्परेचर will be
0 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे नहीं जाएगा। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। 26 क्वेश्चन का आंसर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट लगे हैं, एक कंसेप्ट नहीं लगा, बहुत सारे लगे हैं कि आंसर आने के बाद भी हमें 0 डिग्री सेल्सियस आंसर लगाना पड़ा, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकता अगर बर्फ पिघल रही है तो। ओके, तो फ्रेंड्स ये किस पे था? ये कैलोरीमीटर के कंसेप्ट पे था। कर लीजिएगा आपने जरूर तैयार, और मैंने इसको पूरा डिटेल में कराया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। ए गनमैन एंड एन एप्पल आर बोथ एट द हाइट ऑफ 98 मीटर अबव द ग्राउंड एट a distance of 200 meter from each other. At t is equal 0, a bullet of mass 5 gram, velocity 200 meter per second is fired horizontally aimed at the apple. At the same time, t is equal 0, the apple start to move downward. Given that g is equal 9.8 meter per second, the bullet will hit the apple only if it move at constant. तो ये क्वेश्चन है, एक बंदूकधारी तथा एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। t इज इक्वल 0 पर द्रव्यमान 5 ग्राम की गोली 200 मीटर पर सेकंड के वेग से 37 दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। t बराबर 0 पर ही सेब नीचे की ओर चलना आरंभ करता है, गिरना आरंभ करता है। यदि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड हो तो गोली सेब को तभी लगेगी जब वह नियत वेग 9.8 मीटर पर सेकंड से गिरे, वेग 4.9 मीटर पर सेकंड से गिरे, तुरंत 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरे और तुरंत 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से गिरे। तो ध्यान देना इसमें क्या कंडीशन है, क्या इसमें आपको सोचना है। वैसे सोचने वाली कोई बात नहीं है, इसका आंसर तो चाहो तो 1 मिनट में लिख सकते हो, लेकिन फिलहाल पहले देखिए इसमें हो क्या रहा है। ये कह रहा है 98 मीटर की ऊंचाई पर गनमैन है, 98 मीटर की ऊंचाई पर ये एप्पल लगा हुआ है, यहाँ पर कोई गनमैन है इस तरह से वो खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक बढ़िया सी पिस्टल, ओके, और वो इसमें से बुलेट फायर कर रहा है इसकी तरफ। तो जैसे इसने बुलेट फायर करी तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि बुलेट जो होती है वो पैराबोला पाथ पे जाती है, और ये एप्पल भी तुरंत नीचे गिरना शुरू कर दिया। तो ये कह रहा है कि बुलेट कितनी वेलोसिटी से, ठीक है, या फिर गोली जो है कितनी तुरंत से जानी चाहिए कि वो सेब से टकरा जाए। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेब नीचे की ओर 9.8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलेरेशन से गिर रहा है, तो गोली का एक्सेलेरेशन भी सेम होना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकंड। तो अगर गोली का एक्सेलेरेशन भी 9.8 मीटर पर सेकंड है तो ही वो किसको टच कर सकती है, वो सेब को टच कर सकती है, सेब को लग सकती है, अदरवाइज वो नहीं लगेगी। तो इसका जो आंसर है वो है सी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के तुरंत से अगर वो गिरे तभी वो, ठीक है, तभी गोली जो है सेब को लग जाएगी। नेक्स्ट 28, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल मोबिलिटी, होल्स हैव हायर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स हैव हायर मोबिलिटी, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल। ये कहना है एक नैज शुद्ध अर्धचालक में विवर तथा इलेक्ट्रॉन समान गतिशील होते हैं, विवर अधिक गतिशील होते हैं, इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं, केवल इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होते हैं। तो इसमें से बता। तो देखिए सेमीकंडक्टर से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन आ गए, एक पीएन वाला आया था और एक अब आ गया सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर से क्वेश्चन आ गए। तो सेमीकंडक्टर वाले से भी हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें करना पड़ेगा तैयार, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन हैव हायर मोबिलिटी, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक गतिशील होते हैं सेमीकंडक्टर में, प्योर सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा गतिशील होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। ए पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, एक पर्सन जिसकी हाइट 2 मीटर है वो एक प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है। वट मस्ट बी द मिनिमम वर्टिकल हाइट ऑफ द मिरर सो ही कैन सी हिज फुल इमेज। ये कह रहे हैं कि एक आदमी 2 मीटर की हाइट का है और वो एक मिरर के सामने खड़ा हुआ है, प्लेन मिरर का है। तो प्लेन मिरर की कम से कम हाइट कितनी होनी चाहिए, वर्टिकल हाइट कितनी होनी चाहिए कि उस आदमी की पूरी इमेज बन जाए। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और मैंने अपने लाइट वाले चैप्टर में जब हम लाइट कर रहे थे, ठीक है, रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर कर रहे थे ना, रे लाइट वाला, जिसमें मिरर वगैरह भी हमने कराया, तो उसमें भी मैंने बताया था अगर किसी भी चीज का फुल इमेज आपको देखनी है प्लेन मिरर के अंदर, आपको अपनी फुल इमेज देखनी है, तो जो प्लेन मिरर की जो हाइट होनी चाहिए, वर्टिकल जो हाइट होनी चाहिए, वो उस ऑब्जेक्ट की हाइट की आधी होनी चाहिए, ठीक। अब यहाँ जो पर्सन है वो कितना है, वो पर्सन है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर की अगर हाइट को हमें प्लेन मिरर में देखना है तो जो प्लेन मिरर की हाइट होनी चाहिए उसकी आधी, दैट इज 1 मीटर होनी चाहिए, वो पूरा दिख जाएगा। बस बेशर्ते वो दूर खड़ा हो, एकदम मिरर के आगे अगर खड़ा होगा तो नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर खड़ा होगा तो दिख जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है बी, 1 मीटर। तो इसको आप याद रखिएगा, ये आंसर नंबर बी है, 1 मीटर। तो अगर मान लो 2.5 मीटर का होता तो उसके हिसाब से 1.25 मीटर होता। तो कितना भी हो, अगर प्लेन मिरर में फुल इमेज देखनी है तो प्लेन मिरर की जो हाइट होगी वो उसकी आधी होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयनिक एंड द कोवेलेंट बॉन्ड। निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक आयनिक एवं सहसंयोजक बॉन्ड दोनों है, जिसमें दोनों है। तो पहला आया है कार्बन टेट्राक्लोराइड। भाई देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब क्या है कि कार्बन के पास 4 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, इसे हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो इसमें जो ये बॉन्ड है ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सारे के सारे
कोवेलेंट बॉन्ड है। अब देखिए ना, कार्बन के साथ चारों तरफ क्लोरीन जुड़ रहा है और कार्बन तो चाहता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब जब चारों तरफ सेम टाइप का आएगा तो जाहिर सी बात है इसमें क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ओके, अब बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम कैसा होता है, कैल्शियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो होता है वो आयनिक होता है, सिर्फ और सिर्फ आयनिक, इसमें कोई भी कोवेलेंट नेचर नहीं होता। ओके, तीसरा ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, NH4Cl ये होता है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसमें क्या होता है कि N के साथ 3 तो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन के साथ 3 तो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, ठीक, और नाइट्रोजन जुड़ने के साथ साथ इसके पास बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जुड़ते हैं HCl के साथ। किसके साथ जुड़ते हैं, HCl के, क्योंकि H इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि जो Cl है वो इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, मतलब एक तरह से अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड बनाता है जिसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और ये थोड़ा सा कैसा होता है, ये आयनिक कैरेक्टर का होता है। कैसा होता है, आयनिक कैरेक्टर का होता है। और जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है वो कैसे हैं, वो सारे के सारे कोवेलेंट कैरेक्टर के हैं। तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों होते हैं। अमोनियम क्लोराइड इसमें होता है, अमोनियम क्लोराइड में दोनों तरह के होते हैं, ठीक। अगला जो है हमारे पास वाटर। भैया वाटर के तो क्या कहने, आपकी बात करें तो हाइड्रोजन है, बीच में ऑक्सीजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। ये जो बॉन्ड है दोनों साइड सेम है, इसलिए कैसा है, कोवेलेंट बॉन्ड है। तो केवल एक हमारे पास आता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl जिसमें आयनिक और सहसंयोजक बंध दोनों हैं। साथ साथ अगर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी आ जाए तो वो भी इसमें बन रहा है। तो इसमें दोनों तरह के बंध होते हैं, कौन कौन से, आयनिक भी और कोवेलेंट भी। तो इसके साथ मेरे जो 30 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं फ्रेंड्स। लगभग 2 वीडियो मैंने अपलोड कर दी है और पार्ट 2 की जो वीडियो आएगी, ठीक है, मतलब कि 31st क्वेश्चन जो वीडियो आएगी वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी जल्दी।